जवाब, ये स्पाइक्स विजिबल हैं यहाँ पे, स्क्रीन विजिबल करूं? जी जी, विजिबल है ये। सबको अच्छा। तो ये जो स्पाइक्स आप देख रहे हैं या ये जो चीजें इसमें नजर आ रही है, इसकी साख्त आपको वायरस की स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बेसिकली इसकी हिफाजत करते हैं, यही इसका फॉल है जिसके अंदर ये वायरस, जिसका अपना जो बुनियाद होती है वो आरएनए पे होती है, रीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। एक डीऑक्सी होता है, एक रीऑक्सी, राइबो न्यूक्लिक होता है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली, जिसमें ये जो इसकी बुनियाद है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरस की, उसमें है। लेकिन इस प्रोटीन के खोल के अंदर ये महफूज रहता है। और यही प्रोटीन का फॉल इसके ऊपर, जिस तरह की आपको नजर आ रहे हैं स्पाइक्स, इनकी शक्ल क्राउन से मिलती है, और क्राउन को कहीं ये लातीनी जुबान में कोरोना कहते हैं, तो उसी मुनासिबत से इसका नाम जो है वो कोरोना वायरस इसको शनाख्त किया गया है। और ये प्रोटीन का फॉल आप किसी तरह अगर खत्म कर लेते हैं तो इस वायरस को खत्म करना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोइए, अल्कोहल से हाथ धोइए, और स्पिरिट यूज करें या ब्लीच यूज करें, ताकि इसको, इस प्रोटीन शेल को खत्म किया जा सके और इस वायरस को खत्म किया जा सके। नोइंग द डेंजर में अगली बात, ये वायरस पेंडेमिक इन नेचर है। पेंडेमिक से मतलब ये है, जैसे ये डायग्राम आपको शो कर रही है इस वक्त, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, कि अगर आप इस वायरस को किसी तरह से जानते हुए या ना जानते हुए, अगर कैरी कर रहे हैं, ये काइंडली नेक्स्ट स्क्रीन पे जाइएगा। अगर आप इस वायरस को जानते या ना जानते हुए कैरी कर रहे हैं, तो आप ये वायरस जहां जा रहे हैं वहां लेके जा रहे हैं, इसका कैरियर बन रहे हैं। ये आपके जिस्म में फल फूल रहा है और आपसे आगे किसी को ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, आप इस कुव्वत मुदाफ़ियत इसका मुकाबला शायद कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोर है तो वो फौरन फौरन इस वायरस से बीमार पड़ जाएगा। और इसका स्प्रेड आपके कांटेक्ट करने से, ट्रांसमिशन से शुरू होता है, छींकने में आप जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे शुरू होता है, और फिर ये किसी हद तक एयरबॉर्न लेवल पे भी चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आप जितना ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं फिजिकल डिस्टेंस, पहले सोशल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा था, लेकिन सोशल का मतलब थोड़ा सा कुछ और हो जाता है। तो फिजिकल डिस्टेंस जितना ऑब्जर्व कर सकें, जितना आप कम से कम ज़रूरत के तहत बाहर जा सकें, जितना आप कम से कम और ज़रूरत के मुताबिक गुफ्तगू कर सकें, उतना ही आप इस वायरस की ज़िंदगी को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इसने पलना कैसे है? इसने पलना है मुझ में या आप में, या कैसी सोर्स में कि जहाँ इसको ज़िंदगी मिल सके। वरना मुख्तलिफ सतहों के ऊपर इसकी ज़िंदगी कम है और ये ख़त्म हो सकता है। इसके फैलने के तरीके क्या है? वेज ऑफ स्प्रेड, नोइंग द डेंजर, बोलने से भी फैल जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पहला सोर्स क्या है? ड्रॉपलेट्स। पहला सोर्स है इसकी ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन। जब हम बात करते हैं तो सिक्रीशन या जो लुआब के कतरे हैं, वो अगर कहीं सरफेस पे गिरते हैं और खुदा ना खास्ता वो वायरस एग्जिस्ट कर रहा है हमें, तो फिर ये वो लुआब के कतरे या वो सिक्रीशंस जो हैं, वो जहाँ जहाँ पे पड़ेंगी वहाँ वहाँ पर ये वायरस जो है डिपॉजिट हो जाएगा। और वहां से अगर किसी ने उसको हाथ लगाया तो जो हाथ को बाद में अपने नाक पे, आंख पे, कान पे लगा दिया, तो चांसेस हैं कि वो भी इस वायरस से इफेक्ट हो जाए। ठीक है, मुख्तलिफ सतह के ऊपर इसकी जिंदगी मुख्तलिफ है। ये प्लास्टिक के ऊपर कोई 3 से 4 दिन जिंदा रहेगा। जो आप मास्क पहनते हैं उस पर ये 7 दिन जिंदा रह सकता है, मैक्सिमम लाइफ है। शीशे पे, जैसे हमारे शीशे के दरवाजे डोर होते हैं या मेटल्स के डोर हैंडल्स होते हैं, यहाँ पे भी इसकी जिंदगी को 3 से 4 दिन है। करेंसी नोट जो हम यूज करते हैं उस पर इसकी जिंदगी 3 से 4 दिन है। लेकिन वहां तक जाएगा कैसे? वहां तक जाएगा वेट ऑफ स्प्रेड से, यानी कि फैलने के जराये से। उनमें आपका बात करना है, जिस बात करने में आपके ये इख्तियार में नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर बात करें और आपका खतरा भी ना निकले मुझसे। तो इसीलिए करीब होकर बात करना और ये महसूस करना कि हमें नजर नहीं आ रहा और कोई लो आपका खतरा या ऐसी कोई बात हम लोग नहीं कर रहे जिससे माहौल जो है वो आलूदा हो रहा हो, ये बिल्कुल एक वहम है, एक गुमान है। इसलिए कहा जाता है कि इसको एक मुनासिब बात कीजिए, जरूरत के तहत बात कीजिए, और दूसरा मास्क का इस्तेमाल कीजिए। ये बोलने से भी ड्रॉपलेट्स निकल सकते हैं।
कतरे निकल सकते हैं, और अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो ये कतरे जिस जगह पर भी पड़ेंगे, इंसान पर पड़ेंगे, किसी सरफेस पे सतह पर पड़ेंगे, टेबल के ऊपर आप बात करें थे, टेबल की जो लकड़ी की सतह उस पर पड़ेंगे, या दरवाजे के ऊपर बात कर रहे थे खड़े होकर, दरवाजा शीशे का है, शीशे के ऊपर पड़ेंगे, उसके हैंडल पे पड़ेंगे, ये लग जाएंगे। और वहां से जो कोई इनको टच करेगा और टच करके बेध्यानी में अपने नाक मुंह कान को छू लेगा, तो बहुत चांस है कि वो भी इससे अफेक्ट हो जाए। तो एक तो जरिया है बात करना। अब बात करने से अगर हम एक स्टेप आगे जाएं तो ये दूसरा है खांसना या छींकना। खांसने छींकने से तो आप ये जो इसका जो एक बल्कि चाइनीज रिसर्च में देख रहा था कि खांसने छींकने से तो ये चीज और भी ज्यादा जो है वो सिमट लेती है और फैल जाती है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैल, उसकी रेंज भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो खांसने छींकने से तो डेफिनेटली ये फिर और ज्यादा मामला बिगड़ सकता है। तो ये इसका एक बुनियादी जरिया है फैल जाने का कि ये ड्रॉपलेट से आके फैल सकता है। फिर जिस तरह सतह की मैंने आपसे बात की थी, सतह के ऊपर भी जब ये चला जाएगा तो क्वाइट पॉसिबल है कि वहां से कोई इसको हाथ लगा ले, टच करे और वो इसको इनहेल कर ले। इसी तरह से आपके ब्लाइंड्स, कर्टेन्स, पर्दे, जो डिफरेंट जगह जहाँ पे ये चीजें हैं, अगर आप झाड़ते भी हैं तो झाड़ने से ये एयरबॉर्न कंडीशन में जा सकता है अगर वहां पे डिपॉजिट है, क्योंकि कोई 0.3 माइक्रोन से नीचे साइज का ये वायरस है, तो अगर ये उसके ऊपर है तो उनको झाड़ने से भी ये फिर हवा में एयरबॉर्न हो सकता है, नियर बाय। तो ये मुख्तलिफ वेज हैं इसके स्प्रेड करने के, जो आपको ख्याल करना है कि क्यों बात करते हुए कम से कम बात करें, क्यों बात करते हुए फासला रखें, पहले तो इस चीज़ की ये एक अहमियत बना। अब ये करता क्या है, इसका डैमेज मैकेनिज्म क्या है, नुकसान कैसे करता है। जनाब एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये बीमारी है जो ये वायरस आपको लाहक कर सकता है। कैसे कि जब आपने किसी तरीके से भी जो ऊपर बताए गए जराए हैं उनसे ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो सीधा ये आपके लंग्स में और फेफड़ों में, ये इस स्लाइड के बाद मैं आपको दे देता हूँ, सीधा ही आपके लंग्स या फेफड़ों में जाके जो है वो फेफड़ों की दीवार, उसको जो एयर बैग है फेफड़ों के एयर सैक्स हैं उनको हम कहते हैं एल्वियोलस या एल्वियोलाइस, एल्वियोलस या एल्वियोलाइस, इनको मोटा करना शुरू कर देता है, इनकी मोटाई बढ़ा देता है। ये जो हवा के बैग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे फेफड़ों में दिए हैं, ये हवा के बैग सुकड़ते हैं और फैलते हैं। इस प्रोसेस से क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिफ्यूज होती है और उसी से आपकी जिंदगी का दारो मदार है। जब इन एयर बैग्स की, इन हवा के थैलों की दीवार की मोटाई या वॉल थिकनेस ज्यादा होती चली जाएगी तो ये एक तो उकड़ नहीं सकेंगे, फैल नहीं सकेंगे मसल की तरह, और फिर एक वक्त ये आएगा कि ये अपना फंक्शन बिल्कुल छोड़ देंगे, जिस वजह से ऑक्सीजन की मिकदार खून में शामिल होना बंद हो जाएगी और फेफड़े जो मुकम्मल तौर पर सीज हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि इसका डैमेज मैकेनिज्म है कि वंस आपने इसको इनहेल कर लिया, फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों की दीवार को जिससे ऑक्सीजन बनती है उसको उसने मोटा किया और इतना थिक कर दिया कि ना ऑक्सीजन उसके पार जा सकती है, ना ही फेफड़े जो है वो उस तरह से सुकड़ सकते हैं, फैल सकते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सके। तो ये इसका वे है जिससे ये डेथ कॉजिंग हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लें, और ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, ये वायरस है क्या और ये वायरस किस तरह से फैलता है, और जब फैल जाता है तो ये किस तरह डैमेज करता है, ये दो तीन बातें जरा अपने से दोहरा लें, आपस में बात करके दोहरा लें जहां आप बैठे वर्क प्लेस पे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर इसके अगले मॉड्यूल की तरफ निकलेंगे। Thank you very much. Thank you very much, Dr. Faisal, for the wonderful presentation. Meanwhile, we have few questions from participants. I will request the participant to ask the question here. बड़ा मेहरबानी जो आपके क्वेश्चन है, अभी we have two questions from Adil. Mr. Adil, I am unmuting you, so you can ask your question directly. It's up to you, Mr. Adil. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल साहब? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये था कि जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मिथ, ये रियलिटी है कि अभी स्टिल मिथ है? इसमें भी टेम्परेचर से ये कोरोना खत्म होता है कि नहीं होता?
वालेकुम अस्सलाम। अदील साहब, अभी इसमें टेम्परेचर मिथ्स में नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उसमें टेम्परेचर को, जो इसकी 2 दिन से 14 दिन की भी कंडीशन सिम्टम्स हैं, उसमें टेम्परेचर को एक अभी भी अहमियत हासिल है। ये देखा जाता है कि अगर आपको टेम्परेचर रह रहा है फिर इट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। और टेम्परेचर को वैसे भी अगर आप देखें तो वो आम नहीं नहीं बीमारियों नहीं, आप मेरे क्वेश्चन नहीं समझ सके। ये जो अभी प्रोपोगेट हो रही थी चीज की जी, इफ जनरल टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इंक्रीजेस देन ऑल जो इसका कोरोना इम्पैक्ट विल बी डिक्रीज्ड। मेरा क्वेश्चन ये था। अच्छा, इसके बारे में अभी यही कुछ आ रहा है कि दैट इज अ मिथ। ओके, और दैट इज अ मिथ कि ऐसा अभी ऐसे इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इंसान वार्म ब्लडेड है, और अगर ये खुदा ना खास्ता कहीं किसी में प्रोपेगेट हो गया है या तो ये वहां पर अपना तो काम पूरा करेगा ही। तो टेम्परेचर बढ़ने से अभी इसके ऊपर कोई ऐसी थ्योरी नहीं या कोई ऐसी कोई कंफर्म बात नहीं आई कि ये कोरोना जो है उसके टेम्परेचर बढ़ने से कोई कंट्रोल आ जाएंगे। अच्छा, और मेरा थैंक यू फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कोरोनाज एयरबॉर्न टाइम पीरियड। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुछ ब्रेक हो रही है। जी जी, मेरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था ये जो कोरोना है इसके जो वायरस है ये एयरबॉर्न भी हो जाता है। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कितनी देर एयरबॉर्न रहते हैं? अच्छा, इस पर अभी मुझे भी थोड़ा सा देखने दीजिएगा कि इसके पार्टिकल्स की ड्यूरेशन क्या है। ये जो स्प्रेड का मेथड है ना, उसमें भी बात हो रही है कि जब हम इसको कहीं किसी ऐसी सरफेस पे बैठे और हम इसको वहां पर इसको कोशिश करें कि डस्ट में या किस तरह रिमूव करने की कोशिश करें कपड़े से या उड़ाने की, तो वहां पर है। अब इसकी जो एयरबॉर्न टाइम फ्रेम है डेफिनेटली वो वेरी तो करेगा, लेकिन उस सिलसिले में डिफरेंट सर्फेसिस पे क्या उन लोगों ने इसको जज करके देखा है या इसकी स्टडी की है, ये शायद मुझे भी देखना पड़ेगा। ये मैं आपको जरूर कंफर्म कर दूंगा, मगर आई वुड लाइक टू सी अबाउट इट कि इसमें क्या कोई वन पॉइंट आंसर किया जा सकता है। Okay, thank you, Faisal sir, for your feedback. Over to you, Jawad sir, for further proceedings. Thank you very much, dear Adil Saab. I will request all participants that this is the Q&A session time. क्योंकि ये अपनी So नेचर में all of एयरबॉर्न you, नहीं है, ये याद रखिएगा, ये अपनी नेचर में एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन हमारी किसी एक्ट से ये एयरबॉर्न हो सकता है। तो है तो वो टेम्परेरी पीरियड ही, लेकिन वो क्या है डिफरेंट सर्फेसिस के लिए या डिफरेंट टाइप की हमारी एक्टिविटीज के लिए जो हम करते हैं, दैट आई वुड सी एंड देन आई वुड शेयर इट। Ji, thank you very much for your valuable feedback. This is the time for Q&A and cross conversation. I can see a lot of participants here. If anyone want to have a comment, please let us know. I'm unmuting all of you for 2 minutes. This is 2 minutes. So guys, please keep your crystal microphone. Okay, so Faisal sir, we have unmuted all participants और apparently अभी किसी तरफ से कोई question नहीं raise हुआ। अगर कोई question या कोई comment share करना चाहता है तो I'm just waiting for that since we have a session 1 minute more for this Q&A. Okay, sir, Faisal sir, you may proceed with your presentation. Apparently, we don't have any further questions. So, I thank all participants for their involvement and to be present here. Over to you, Dr. Faisal sir. Thank you very much. Could you please move the slides further? All these cover, ये पिछले क्वेश्चंस को मैंने रिकैप करने के लिए किए थे, बट इससे आगे जाइए, ग्रेट जॉब से अगली स्लाइड से जाइए।
ग्रेट जॉब तक की स्लाइड पे काइंडली आ जाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड, दैट हैज बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी, ये भी डिस्कस हो गया, ये सिर्फ रिकैप क्वेश्चंस थे तो मैंने वैसे उनसे पूछ लिया। फॉरवर्ड प्लीज जी, यहाँ से आगे। अगर आपने यहाँ तक चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये वायरस आम फहम जुबान में ये है क्या और इससे लड़ना क्यों जरूरी है, बचना क्यों जरूरी है, फैलता कैसे है, नुकसान क्या करता है, देन यू हैव डन अ गुड ग्रेट जॉब। इस सिंपल अल्फाज में अगर आप ये बात याद रख सकते हैं कि ये वायरस फ्लू से लेके फेफड़ों की शदीद बीमारी तक का मामला कर सकता है, और फेफड़ों की शदीद बीमारी ये है कि फेफड़े ऑक्सीजन बनाना छोड़ दें, और फैलने के जराए इसके ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो उसको एयरबॉर्न कर सकती, जो शायद उसका टाइम बहुत महदूद है, लेकिन वो थोड़े टाइम में शायद जहाँ तक मुझे याद आता है तो अदील साहब की बात जो उन्होंने की तो उसमें मेरे जहन में आ रहा तकरीबन आधा घंटा तकरीबन ये एयरबॉर्न रह सकता है। तो उसके बाद ये सेटल होता है, कहीं सरफेस पे बैठता है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं कंफर्म भी करूँगा दोबारा। तो ये इस तरह से थोड़ी देर एयरबॉर्न भी रह सकता है। तो हमें इससे बचना है, तो बचने के क्या तरीके हो सकते हैं आगे हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। खतरात को जानने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है अडॉप्टिंग द बेसिक प्रिकॉशंस, कि जब इसका फैलाव इतना ज़्यादा है कि ये ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम और एक्टिविटीज़, छींकने से, बात, यहाँ तक कि बात करने से, और फिर बात करने के बाद इसका सरफेस को आलूदा करने से, उन सरफेस को टच करने से और हाथ लगा लेने से, नाक मुंह कान को, और खासकर क़ुव्वत मुदाफ़ा जिनमें कम है, उन लोगों की इम्यूनिटी पावर जिनकी लो है, उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाने से, तो क्या ऐसे बुनियादी इब्तदाई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हिफाजती इक़दाम हैं जो करके हम अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है इसका। तो इसके लिए प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो लोग इस मामले में इन गुजर चुके हैं, इन हालात से, चाइना गुजर चुका है, दूसरे ममालिक गुजर चुके हैं, इसमें रहकर जो उन्होंने सीखा है वो शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि इससे प्रोटेक्ट करने का बेहतरीन तरीका है कि अपने एटिकेट्स को इम्प्रूव करें, ठीक है। एटिकेट्स कौन से इम्प्रूव करने हैं आपने? हाइजीन एटिकेट्स। हाइजीन एटिकेट्स, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, ठीक है। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने हाथ बार बार धोइए साबुन से और पानी से, और उसकी वजह आपको समझ आती है। आपने वायरस का खुलिए की एक बुनियादी साख पड़ी है कि वो प्रोटीन के एक सेल के अंदर या फॉल के अंदर जिंदा रहता है, और प्रोटीन आपको पता है साबुन का मतलब ये कि इसका कीमियाई एक्शन, कार्बोलिक एक्शन जो है वो इस प्रोटीन सेल को खत्म करता है। उसके बाद इस वायरस की अपनी कोई लाइफ नहीं, ठीक है, ये रबिंग करने से खत्म हो जाता है। तो वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप, इसको आप साबुन से और पानी से धोएं, या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब बना लें, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अल्कोहल बेस्ड जो हैंड रब है 60 to 70% अल्कोहल का सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं हैंड रब के लिए। उसके अलावा ब्लीच है, उसको आप जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं तो इंडस्ट्रीज को साफ रखने के लिए, अपनी वर्क प्लेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी कुछ है कि आप 1/3 ऑफ अ कप, एक कप का कोई तीसरा हिस्सा जो है वो एक गैलन में बना के, या मैं इंडस्ट्रियल स्केल पे बात कर रहा हूँ, तो एक कप का तीसरा हिस्सा बना लें ब्लीच का गैलन में, और उससे आप उनसे अपने उसको उस सोल्यूशन से आप अपने फ्लोर्स को और एरियाज को जो आपके ससेप्टेबल हैं इससे, वायरस से, उनको आप साफ कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वैसे ऑफिस सिटिंग के लिए या कम सोल्यूशन बनाना है तो आप 1 क्वार्ट्स, तकरीबन ये 4 कप के बराबर होता है 1 क्वार्ट्स, तो 1 क्वार्ट्स पानी में तकरीबन 4 टीस्पून इसके ब्लीच के, सिर्फ 4 जो है स्पून, वो लेके आप इससे बना सकते हैं सोल्यूशन को, और वो आपके लिए काफ़ी रहेगा आपके ऑफिस और उसकी सतहों को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो वॉश योर हैंड्स एंड डिसइंफेक्ट योर वर्क प्लेस।
सबसे पहली तो बात यही है, कवर कफ्स एंड स्नीज विद अ बेंट एल्बो पोजीशन। कफ एंड स्नीज को कवर करने के लिए एक खास तरीका वो कि अब या तो आप उसके आगे जब छींकें या खांसें, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो आप या तो आगे, अगर कुछ नहीं है आपके पास, कपड़ा नहीं है, तो आप आगे हाथ से हाथ से उसको कवर करें। अगर कोई चीज नहीं है, अचानक ऐसा मामला हो जाता है, लेकिन फिर उस हाथ को कहीं आपने टच नहीं करना, जानना है और उसको वॉश करना। इवन कोशिश कीजिए कि जिस टैप से, जिस चीज से आप वॉश कर रहे हैं बाद में, उसको भी किसी तरह से साफ कर। और अगर आपके पास टिश्यू है, आप टिश्यू रोल यूज कर रहे हैं, इसको अगर आप मुझे देख सकते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ करके कि अगर आप टिश्यू रोल यूज कर रहे हैं तो सर ये टिश्यू रोल, ठीक है, sniffed, puffed, and then don't put your hand on that side। उस तरफ हाथ भी ना रखिए जहां पर आपने ये स्निफिंग या कफिंग की है कि अब यहाँ से ऐसे उसको पकड़े और इकट्ठा करें। अगर आपने किया है तो यहीं से इसको आप पकड़ें और डस्टबिन, कोशिश करें आपके पास फुट ऑपरेटेड डस्टबिन होनी चाहिए, उसमें इसको डंप कर दें। टिश्यू जो आपने यूज किया, आपने कफ की या आप छींक के, तो आप जो भी था आपने उसको उसमें उसी तरह से, और डस्टबिन को आपने पाँव से डंप किया और उसमें डाल दिया, और बाद में हाथ अपने आपने सैनिटाइजर से साफ कर लिए, साबुन वाले पानी से धो लिए या अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन से धो लिए, ठीक है। तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कफिंग का, कि अगर आपको ये मसला होता है कि आपको आ जाती है खांसी या आपको एकदम छींक आ जाती है, तो आप ऑलवेज अपनी एल्बो, अपनी कोहनी, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो दिखेगा, आप इस तरह से यूज करें। ऐसे भी नहीं रखना, मतलब फायदा कोई नहीं होगा। अगर आप ऐसे रख के स्नीज करेंगे, छींकेंगे या खांसेंगे तो फिर भी जर्रे उड़ेंगे। मकसद है हमने जर्रों को उड़ने नहीं देना, तो हम कोहनी के बिल्कुल बीच में ऐसे उसको दबा के, तो ये पोजीशन है कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो यहाँ रिकमेंडेशन मिल रही है, लेकिन इसके बाद मुतमईन होकर बैठना नहीं है कि भाई मैंने बड़ा काम कर लिया है, कि आपने भी सिर्फ पहला स्टेप किया कि आपने बाकी जगहों को कंटेमिनेट होने से बचा दिया, लेकिन आपकी शर्ट की वो कोहनी का एरिया, ये सारा एरिया, ये स्टिल ये अभी डिसइंफेक्ट नहीं है। तो यूज सम सैनिटाइजर यूजिंग टिश्यू और समथिंग एल्स, और इस एरिया को या अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन जो भी है इसको आप रब करके साफ कर लें तो बेहतर है। ये मेरी अपनी एडवाइस है कि इसको करें। और ये अक्सर ये एक नागुज़ीर सा अमल है, छींक आप नहीं रोक सकते, रोकनी भी नहीं चाहिए इस तरह से, और खांसी भी आ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ महसूस करें तो कोशिश करें कि अगर तो बहुत बार नहीं आ रही है और किसी बार भी है तो उसको आप एक दफ़ा जाके साफ कर लें, सैनिटाइजर से रब कर लें, किसी और चीज़ से साफ कर लें, साबुन वाले पानी से साफ करके, हल्का पानी से साफ कर लें, गर्मियाँ आगे वैसे सूख जाती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मसला है आपको तो फिर तो खैर वो मास्क ही है आपका इलाज, के आप उसको पहने। अच्छा, अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ, ये सारी एहतियात आपने कर ली, उसके बावजूद भी आपने आंखों को हाथ नहीं लगाना। यहाँ से सिक्रीशंस, आई के आंख से पानी, कोई भी चीज़ है, और हाथ में अगर ये उंगलियां, ये पोर्स अफेक्टेड हैं तो ये उसका जरिया बन जाएंगी भाई कि वो वायरस वहां से पेनिट्रेट कर जाए। नाक को हाथ नहीं लगाना, सांस से अंदर चला जाए, ठीक है। और इसी तरीके से आपने हाथ मुंह में नहीं डालना, ताकि कोई इस तरह की बात ना हो, ये टच नहीं करना कि कहीं भी जाए। इसके बावजूद ये सारी एहतियात सैनिटाइजेशन के बावजूद आदत बना लीजिए कि आपने नाक मुंह कान हाथ, तो ये अक्सर लोगों के अंदर ये मसला होता है कि वजह कुछ थोड़ा बहुत उनमें एक हैबिट बनी होती है, तो जब किसी से बात भी करते हैं तो वो अक्सर टच करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को बार बार दोहराएंगे बैठ के कि मैंने ऐसा अमल नहीं करना। बहुत सारे जो नहीं करते उनके लिए तो आसान होगा ये करना, लेकिन हमारे वो भाई, वो लोग जो ऐसा करते हैं, जिनकी आदत है ये नाक मुंह कान हाथ लगाते रहने की, उनको इस पे हम थोड़ा सा मशक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि हमने इसको अवॉइड करना। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा रहा है कि 1 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम अदर्स। अब 1 मीटर जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, इवन 2 मीटर्स पे भी सेटिस्फेक्शन अभी नहीं शो हो रही। कि एक स्टडीज में यहाँ तक आ रहा था कि आपको 4 मीटर डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन हमारी वर्क प्लेसेस इतनी वाइड नहीं है कि हम हर वक्त ही 4 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर सकें या 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। तो कम से कम भी 1 मीटर या 2 मीटर जो भी आप डिस्टेंस है वो कोशिश करें कि आप मेंटेन करें, और बात करते मुनासिब बात करें, इतनी आपकी ज़रूरत है। और अगर इतनी कम वर्क स्पेस है तो फिर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये है। अब आगे हम अगली स्लाइड पे, जवाब साहब इस पर पहले भी जाना चाह रहे थे, यहाँ मैंने थोड़ा सा चूंकि आपको डिटेल में बताना था कि हाथ धोने का भी एक तरीक़ेकार है जो उन्होंने बताया कि वो हाथ धोने का तरीका क्या है, हाथ आपने कैसे वॉश करने हैं। आपने
अगर साबुन है तो वो तो खैर आप ऐसे हथेलियों में लेके मल लेंगे। अगर आपके पास वर्क प्लेस में वहां पर सैनिटाइजर्स लगे हैं तो एक कप हाथ का बना लें, ऐसे टुल्लू सा बनाए हाथ का, उसमें आप ये डाल लें जितना भी सैनिटाइजर है जितना आ जाए, उसको फिर आपने ये देखिएगा मेरे हाथ को कि इस तरह से आपने हथेलियों को पहले रब करना, हथेलियों को ऐसे रब कीजिएगा। हथेलियों को रब करने के बाद आपने इसकी ऊपर वाली सतह को आपने ऐसे रब करना है बीच में उंगलियों के साथ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने इसकी ये कप बना के ऐसे, ये इस तरह से उंगलियों का कप बना के ऐसे और ऐसे, ये उंगलियों की टिप पोर्स इनको रब करना, ठीक है। फिर आपने इस तरह से इसको रब करना है, दिस इज वन पोजीशन, ठीक है, रब करने की। फिर आपने ये अंगूठा, इसको आपने रब करना है। ये मुख्तलिफ सूरतें यहाँ पे दिखाई भी जा रही हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जो सीनियर्स यहाँ पे इस कोर्स को देख रहे हैं कि इसकी पिक्चर जहाँ कहीं आपने सैनिटाइजर लगवाया हुआ है और लोगों ने वहां पर जाना है, हाथ धोना है, तो इसका पोस्टर बकायदा अवेलेबल है। ये पोस्टर की फॉर्म में प्रिंट वहां पर लगवा लीजिए ताकि लोग इसको देख के हाथ धो सकें और अच्छी तरह से उसको फिर रब करना है, क्योंकि ये जो हाथ की ये उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच में जो लकीरें हैं, लाइनें हैं, कुछ भी हैं, ये कहीं पर भी वायरस जो है भाई ये सर्वाइव कर सकता है। खासकर अगर आपके नाखून बड़े हैं तो ये नाखून और उंगली के मांस में जो जगह है यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है और बड़े आराम से आपको कंटेमिनेट कर सकता है। तो इसीलिए इसको इस तरह से कप की तरह ये भी कहा गया है, अंगूठे के साथ के एरिए को इस तरह से अच्छी तरह साफ करने को कहा गया है। और तब तक रब करें अगर सैनिटाइजर से कर रहे हैं जब तक सैनिटाइजर ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है, ताकि आप मुकम्मल तौर पर आपको एहसास हो कि आप क्लीन है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम पर करम ये है कि वजू जो हम 5 वक्त कर लेते हैं तो वो बेहतरीन तौर पे हमारे साइनस एरिया को भी, गले को भी और हाथों को भी और आंखों को भी जब मुंह धो लेते हैं तो वो क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे मयर्स के साथ वजू एक बहुत ज्यादा आपको एतमाद भी देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये बात आपसे मैंने भी शेयर की है, आप लोग अपने तौर पे इन बातों को एक बार दोहरा लें। इनके लिए एक लफ्ज याद रखें जिंदगी में और हमें आगे फॉलो करना पड़ेगा, कफिंग एटिकेट्स एंड स्नीजिंग एटिकेट्स। आम हालात में हम इस चीज को बुरा भी बना जाते हैं, कोई अगर हमें कहे या तुम ठीक रहे हो तो तरफ देखे तरफ मुंह कर लेते, या तुम हाथ रख लेते या शॉप पर रख लेते, हम इसको बात बेइज्जती का मसला भी बना लेते हैं। तो ये नहीं बनाना। अब हमने इनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते रहना है, खांसने के आदाब और छींकने के आदाब। तो खांसना और छींकना हमने कैसे है, टिश्यू पेपर का यूज जैसे बताया ऑलरेडी, उसमें अगर हाथ में किया तो टच नहीं करना हाथ किसी चीज को, कपड़ों से साफ नहीं करना, आपने फौरन से पहले जाकर सैनिटाइज करें या उसको धो लें। और अगर ये टिश्यू से कर रहे हैं तो टिश्यू को फौरन उस एरिया से भी ना पकड़े जहाँ पे आप छींके हैं या खांसे हैं, कवर करें और उसको आप थ्रो कर दें, ठीक है जी। तो ये आपका मैयर है। बाकी आप फासला रखिए अपने, मैक्सिमम 4 मीटर अगर रख सकते हैं बेस्ट है, अदरवाइज 2 मीटर 3 मीटर का फासला जरूर रखिए। क्यों रखना है हमने फासला जी, कि जो ड्रॉपलेट्स से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है बात करने या लुआब से या सिक्रीशन से खांसने छींकने की, वो ना हो सके और हम महफूज रहें और मुंह हम एक दूसरे से साथ की तरफ करके बात ना करें, ठीक है। 2 बातें ये बड़े अहम है इस ट्रेनिंग में, एक तो खतरे को जानना ये होता कैसे है और करता क्या है, और दूसरा हम लोग इससे खुद को दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। तीसरा अमल वो बाद में इसमें शेयर होता रहा कि प्रैक्टिसिंग, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, 5 से 10 मिनट बेसिक ड्रिल कर लिया करें, हफ्ते में 1 दफ़ा दोहराई होना अच्छी बात है। और एडवोकेटिंग, और फिर आपने दूसरों तक ये बात पहुंचानी है, झिझकना नहीं है, प्यारे अंदाज से खूबसूरत अंदाज से दूसरों तक बात पहुंचानी है। मास्क का इस्तेमाल जो है वो जहाँ तक मुमकिन हो सके करें। इसके लिए जो भी रिकमेंडेड मास्क हैं, मेडिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर एयरबॉर्न एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर आप N95 का मास्क यूज़ करें, ठीक है। और मास्क के लिए कंडीशन सादा अल्फाज में मैं बता दूं तो मास्क एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसमें से अगर आपके पास N95 का कोई अवेलेबल नहीं है तो जिसमें से रोशनी ना गुजर सके। एक इसका चेक ये कि वो मास्क का वो कपड़ा हो जिसमें से रोशनी पास ना कर सके। मास्क पहनने की एहतियात यही है कि मास्क आपकी, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो नाक और ये इसमें नाक और उससे नीचे तक का सारा एरिया कवर करे, कहीं पे गैप्स ना हो, ठीक है, उसमें कहीं पे गैप ना हो।
और जब भी आपने मास्क को पहनना है स्ट्राइप से पहनना है और आपने स्ट्राइप से उतार के रखना है। मास्क उसके सेंटर पोर्शन से आपने कभी नहीं होल्ड करना, क्योंकि जितना भी कंटेमिनेशन होगी वो यहीं पर लाई करेगी, यहीं आके बैठे। तो मास्क को जो है फिर आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप उसको साइड से पहने और साइड से उतारें। कान के जो स्ट्रैप्स हैं उनसे पहने और उन्हीं से उनको आप उतारिए। तो ये प्रैक्टिस और एडवोकेटिंग, ये दो चीज़ें आपने करनी है। आई थिंक इट्स अ टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जरा इन बातों को भी दोबारा दोहरा लीजिए और यहाँ पे 5-10 मिनट की एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए। Thank you very much, Dr. Faisal Saab, for this valuable session. All participants, since we all are almost running out of time for this meeting, so I will request all of you to put your questions forward. अगर कोई suggestion या questions हैं किसी भी हवाले से, please. I can see a few participants here. So I'm just waiting. If you have any question or you want to give any suggestion, we will be happy to respond to that. Any comment from you, Dr. Anisa? Thank you very much, Professor. It is a wonderful presentation. इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मेरा सिर्फ थोड़ा सा एक आपसे डिस्कशन का पॉइंट है कि डू वी हैव एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सम एसओपीज फॉर वर्किंग एट साइट? मतलब हमारी टीम्स जो है इस वक्त एक प्लांट एनवायरनमेंट्स पे मतलब काम कर रही हैं, दे आर बीइंग डिप्लॉयड, तो कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या कुछ अवेलेबल हैं ऐसी जिनको हम फोकस करते हुए प्लांट्स के ऊपर हम कुछ सेफ ऑपरेटेड मोड में काम कर सकें? थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल ऐसा है और उसके लिए काम भी मैं कर रहा हूँ और कुछ मैंने उसकी अपडेटेड जो हैं प्रैक्टिसेस इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पर भी उसकी जो आई हैं वो मैंने प्रिपेयर की हुई हैं। और उसमें राइट फ्रॉम हैविंग इनिशियल बेसिक रेडीनेस, जिसमें आपके मास्क या पीपीज या सैनिटाइजिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं, वहाँ से लेके ऑन जॉब तक और जॉब को सेफली परफॉर्म करने तक की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि इनिशियल रेडीनेस, इनिशियल स्क्रीनिंग, जिसमें आप देखें कि आप इनिशियली जब जा रहे हैं ऐसी जगह पे आपके पास मास्क होना चाहिए, कम से कम जो है तदबीर है आपके पास। फिर आप सैनिटाइज होने चाहिए, फिर आपकी फिजिकल कंडीशन बेहतर होनी चाहिए, उसमें कोई फ्लू कोई ऐसी कोई अलामात आपको ना दिख रही हो, आप बीमार ना हो पर्टिकुलरली। और फिर जब आप वहाँ जाएँ तो वहाँ पर आपकी कोई अगर कोई एडिशनल आप समझते हैं कि आपको मेजर लेने की ज़रूरत है, एरिया ऐसा है कि यहाँ पे एरोसोल या एयरबॉर्न एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए प्रॉपर N95 या K95 मास्क या उस तरह की सीलिंग आप यूज़ करें। इवन वहाँ पे आप सेफ्टी गॉगल्स को यूज़ करें। अगर आपके पास फेस स्क्रीन नहीं है टू सेव फ्रॉम दैट एरोसोल एक्टिविटी बॉर्न पार्टिकल, तो आप वहाँ पे कोई गॉगल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप उधर पहनने के लिए स्पेशल पीपी के तौर पे गॉन ले सकते हैं, ग्लव्स ले सकते हैं। उनको पहनने का प्रोसेस, उनको उतारने का प्रोसेस, ठीक है, ये दोनों भी एसओपीज बने हुए हैं और वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा डिटेल में जब मैं वर्क प्लेस से रिलेटेड बात करूँ। जी जी, उसमें एक्चुअली ना दैट इज वेरी गुड। इसमें एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड लाइक प्लांट्स के ऊपर देयर आर मल्टीपल मशीन्स और इंस्पेक्टर्स जो हैं दे आर एक्सेसिंग दोज मशीन्स और उन पे वो सेंसर्स भी अटैच कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ वहाँ पे एम्बिएंट कंडीशंस भी कोई इतनी फेवरेबल नहीं होती हैं। समटाइम्स इट्स अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, समटाइम्स इट्स अ हॉट एटमॉस्फेयर, कुछ एक्सपोज्ड होते हैं सन को, कुछ डार्क एरियाज में होते हैं। तो कुछ ये जो पीपीज हैं स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग एट प्लांट साइट्स फॉर अंडर दीज डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, क्या कुछ ऐसी गाइडलाइन भी आई होप सो कि उसमें शामिल होगी जिसको हम प्रॉपर्ली फॉलो करके डिफरेंट साइट्स को हम सिक्योर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर वर्किंग? डेफिनेटली शामिल हैं। और उसमें जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन सिर्फ ड्रॉपलेट बेस्ड है, तो वहाँ पे आपके पास जो पीपी सबसे पहला है वो आ जाता है आपका ये मास्क का।
और वो सर्जिकल मास्क की बात करते हैं। लेकिन अगर किसी एयरबॉर्न एक्टिविटी के एरिया में अगेन होते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला जो डिफरेंस आता है पीपीई में वो यही है कि आप फिर वहाँ पे एयरबॉर्न लेवल का मास्क N95 या K95 इस किस्म का मास्क वहाँ पे यूज करते हैं ताकि आप सेफ रह सकें। फिर मास्क को और पीपीई को पहनने की प्रोसेस से लेके उनको बाद में बाहर आते हुए एरिया से, हाई रिस्क एरिया से या वर्किंग एरिया से आते हुए उनको डिस्पोज ऑफ करना, उतारना, उसका भी पूरा प्रोसीजर अवेलेबल है। बट इट नीड्स अनदर सेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर आपसे, जिसमें हम वो बता सकें कि ये डॉनिंग एंड डॉफिंग एक्टिविटी जो है हम कैसे करते हैं पीपीई के साथ, और वो पीपीई क्या है। उनमें बहरहाल गॉन आप जरूर पहनिए, मास्क आप जरूर पहनिए, ग्लव्स आप जरूर पहनिए, सैनिटाइज अपने आप को पहले भी कीजिए, और उनको जब आप बाहर आ जाएं उतारें, डिस्पोज ऑफ कर दें। डिस्पोज ऑफ बिन भी पास रखिएगा जहाँ पे आपने ये एक्टिविटी पीपीई के साथ करी, तो डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी खुद को जो है वो आप सैनिटाइज कीजिए, डिसइंफेक्ट कीजिए। ये एक मैं बात में टाइम में बता सकता हूँ आपको। सही है, सही है। चलिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओवर टू यू। Thank you very much, Dr. Anis, for your question. Dr. Faisal, I would like to... could you please just move our slides further? मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट वो आगे मूव करते चले जाइएगा, डिजाइन का पार्ट है ताकि उन्हें नजर आ जाए। ये आखिरी पे एडवोकेटिंग पे काइंडली आइएगा। आई वांट टेक मोर लास्ट, इससे आगे आइएगा। ये जितनी भी बातें आपसे सबसे हुई हैं ये सारी, इसके ऊपर ओथ लें कि आप इनको आगे पास ऑन करेंगे ताकि इस ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दैट इज माय लास्ट मैसेज। और उसके आगे तो हमारी कुछ स्लाइड्स जस्ट वैसे अगर आप जवाब जी प्लीज मूव फर्दर एज वेल। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने सीखे कि हमने इसको करना है। और वर्ड ऑफ थैंक्स फॉर ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन जो इस पे काम कर रही हैं, जो लोग इसमें जान दे चुके हैं, हिफाजत करते हुए जो मर गए हैं इसके तहत इस बीमारी की वजह से, तो उन सब के लिए जो है हमें एक डेडिकेशन भी रखनी चाहिए। और जो लोग इसके लिए बहुत सारा एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, CDC है, दूसरे हैं इदारे, WHO के, और इस तरह ऑस्ट्रेलियन के ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ सी कॉश वाले हैं, आयोश वाले हैं, निबोश वाले हैं, वो सारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ जो पेंडेमिक डिजीज के लिए, पेंडेमिक आउटब्रेक के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए वर्ड ऑफ थैंक्स। आगे प्लीज मूव कीजिएगा टू आंसर फ्यू क्वेश्चन दैट मे हेल्प पीपल। IRCM ने भी अपनी QHSE पॉलिसी अनाउंस की है, जिसमें हम लोग इन चीज़ों पर एम्फेसाइज करेंगे कि हम अपनी टेक्निकल सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको अपनी टेक्निकल सर्विसेज कीपिंग इन व्यू पेंडेमिक आउटब्रेक प्रिकॉशनरी मेजर्स उसको ऑब्जर्व करते हुए अपनी टीम को ट्रेन करते हुए प्रोवाइड करेंगे। समझ ये है। आगे प्लीज चलिएगा, आगे चलिएगा। और ये हमारे आगे डोमेन में कोर्सेज हैं जो कि हम स्पेसिफिकली वर्क प्लेस से रिलेटेड जब डिजाइन की बात करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ द गाइडलाइंस गिवन टू अस बाय WHO सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, वो सारी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। Thank you very much, Dr. Faisal Saab, and all the participants. We had participants from different industries, from fertilizer and power sector in this. What I can say in the end, Dr. Anis साहब, जिस तरह आपने पूछा था कि ये जो अभी वर्क प्लेस पे सर्विसेज टीम काम करती है, तो we have upcoming session of workplace design -COVID-19. तो आई थिंक आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, कुछ इंटरनेशनली लेजिस्लेशन हो रही है कुछ मुल्कों में, और होपफुली पाकिस्तान में भी कोई रेलेवेंट लेजिस्लेशन होगी जिसके बाद वर्क प्लेसेस विल बी बाउंड टू डिजाइन देयर वर्क स्टेशंस एंड वर्क प्लेसेस एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ COVID-19 सेफ्टी पॉलिसी. So I believe that our upcoming training will be very helpful. तो उसको मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा and with all other team members, so we can actually share it with the customer. I have already started disseminating with the customer a workplace design as per COVID-19 safety standards. So that will be actually giving a more safer place for your engineers to work on the sites. So now we have all team here. If anyone want to add anything here, we have Sir Umar here, Ms. Uzma here.
Dr. Adesha. So you all are unmute. Ms. Uzma, your mic is also unmute now. So if you want to add something, Sir Umar, if you want to add something, we all are here. Thank you very much, Faisal. It was really wonderful session and very informative. And it's really beneficial for all of us in present situation. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you very much. Sir Umar, so any comment from your side? Hello. Ji, sir, we can hear you. Okay, apparently, I think we cannot hear Sir Umar. We got Javed Sahab here. Javed Sahab, any word from you? You were present during all the webinar, during all the presentation. Javed Sahab, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? Hello, Jawad, can you listen me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. We can listen. Yes. Jawad, don't you think that this is the too generic, too basic things which we are explaining at this place of time? Sir, agree. This is the basic short training. जैसे मैंने अभी कहा कि we are having more advanced trainings on workplace design, facility design on COVID-19. So that will be actually more useful for the customers on site. So we'll having the next COVID-19 session on the workplace design. So I think that will be advanced version of this training. Yeah, but otherwise, may I add, the sir? contents are very good. Otherwise, contents and Thank things you. are very good. Thank you very much for that. May I add, sir, a few things here for your kind discussion. Actually, can you hear me, sir? Umar Yes, sir? we are- Yeah, I can hear you. I can hear you. एक्चुअली सर इसके ना 2-3 ऑडियंस के वो फोकस हैं जो हमें करने पड़ते हैं। ये जो इंडिविजुअल लेवल की ट्रेनिंग है ना, उसमें आपको इंतहाई सिंपल सादा, क्योंकि उस बंदे तक पहुंच जाए जो ज्यादातर लेबर में मजबूत टाइप है और शौर नहीं रखता, और ये हम मैनेजर्स ने लेके जानी है। हमारी कोशिश है कि हम इतना आसान फहम इसको करते आम बंदे तक वो पहुंचा सकें जो उनकी मेन लेबर है, जो नहीं समझ पाती, जहां से उन्हें मुश्किलात होती है। एक तो ये था लेवल, इसलिए इसको सिंपल और आसान रखा गया। बहुत सी बातें इसमें से नहीं थी। अब जैसे आप आएंगे ना इससे एक लेवल ऊपर सर, वो आ जाएंगे आपके प्रोडक्शन मैनेजर, आपके इंसिडेंट मैनेजर, आपके सेफ्टी मैनेजर। उनके लिए जरा ट्रेनिंग डिफरेंट हो जाएगी। वो हो जाएगी फिर वर्क प्लेस को उन्होंने कैसे इंश्योर करना है ये सारे कामों को कि हो जाएं। आसान अल्फाज में आमदा पकड़ ले, और फिर मैनेजर। फिर उससे एक लेवल ऊपर अगर आप आएंगे तो फिर वो आ जाएगी चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल की ट्रेनिंग, या ऑपरेशनल मैनेजर्स की ट्रेनिंग, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कि उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कैसे करना है और उन्होंने अपडेट कैसे रहना है आने वाली नई अपडेट से जो उसके ऊपर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो रही हैं और उसकी जरूरत क्या है। तो फिर वो लेवल डिफरेंट होता जाएगा, बात करने का जो अंदाज है वो भी उनसे डिफरेंट हो जाएगा। तो वो फिर बेसिक से निकल के आप कुछ आ जाएंगे रिस्क मैनेजर वाले लेवल पे, रिस्क मैनेजर से निकल के आप आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लेवल पे कि प्रोवाइड कैसे करनी है सारी जरूरतें जो चीफ जो आपकी टॉप मैनेजमेंट का Do you लेवल है। think, Faisal, do you think the government which they are giving the SOPs to the this production plants, this will be advanced than that, or it will be the same as the government is giving the SOPs to the industries? Sir, there are many gaps between the SOPs that being given by the government. Unfolding situation है और government जो SOPs दे रही है ना उसमें वो generic level पे बात तो कर लेती है। मिसाल के तौर पे अब उन्होंने कह दिया जी कि आप जो है वो वहाँ पे सैनिटाइजर्स लगवाएं और इम्प्लीमेंट करें, लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम उन्हें ये भी बता सकें कि सैनिटाइजर भी लगवाना है, पोस्टर भी लगवाना है, उसके अलावा आपने अपना भी एक ऐसा आइसोलेशन कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करना है, एक बंदा या एक पीपी सेट एटलीस्ट कंप्लीट रखना है, 2 पीपी सेट कंप्लीट रखने हैं कि खुदा ना खास्ता कोई आइडेंटिफिकेशन आपको होती है, डाउट पड़ता है, तो आपने उसको कैसे आइसोलेट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे सेफ हैंड्स कैरी करके उसको आपने आइसोलेशन सेंटर्स तक लेके जाना है ताकि आपके राउंड अबाउट से स्प्रेड ना करे। गवर्नमेंट का फोकस अभी इस पे नहीं आया। गवर्नमेंट का फोकस तो अभी ये है कि जनाब आप ये सारा चीजें कर लें, लेकिन आप करके बैठ जाएं और खुदा ना खास्ता वहाँ कोई इंसिडेंट आपको नजर आ जाए तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसके ऊपर अभी लाइंस क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट की एसओपीज में देख रहा था उसमें कि वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लान्स बना रहे हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट ट्रेनिंग्स बना रहे हैं। मैं उन सबको गो थ्रू करता रहता हूँ बैठा हुआ। तो ये मतलब वर्क टेम्पलेट होने चाहिए, वर्क बुक चाहिए
गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है लेकिन वर्क बुक नहीं है। Anyway, thank you very much, Faisal. This is very informative, and